दोस्त आज फिर से मैं आप लोग को सुनाने वाला हूँ कातिल आत्मा पार्ट 3। दोस्त आगे कहानी में कुछ इस तरह का होने वाला है कि रानी और उसके मामा जी को फिर से थाने बुलाया जाता है और पुलिस उसको पूछताछ करने लगते हैं। तभी पूछताछ करने के बाद फिर पुलिस उसके घर पे आ जाते हैं और उसके मामा जी को बोलने लगते हैं आपके घर के बाहर जो जहाँ पर गाड़ी खड़ी थी वहाँ पर सीसीटीवी होगी शायद। तो उसने बोला ठीक है मैं आपको सीसीटीवी कैमरा दिखाता हूँ। जब उस सीसीटीवी कैमरा को पुलिस चेक करते हैं देखते हैं तो उस आत्मा को कोई चीज़ दिखाई नहीं देता था। सिर्फ जो रानी गाड़ी से उतरती थी और उससे बात कर रही थी वही चीज़ रिकॉर्ड होता, बाद बाकी जो आत्मा थी उसके बारे में कोई रिकॉर्ड होता ही नहीं। दोस्त आगे कुछ कहानी बहुत ही भयानक और डरावनी होने वाली, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस कहानी को अंतिम तक सुनेंगे और थोड़ी सी भी अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। तो दोस्तों चलिए कहानी की दुनिया में खो जाते हैं। कातिल आत्मा पार्ट 3। रानी के हाथ में घाव ठीक हो गए थे लेकिन उसके हृदय पर लगी चोट के घाव कभी भी भर पाएंगे इसके बारे में तो समय ही जानता था। वो अभी मामा जी के घर में ही रुकी हुई थी। रानी के साथ घटिल घटना की जानकारी मिलने पर रानी के माता पिता भी उसके पास आ गए थे। रानी के मामा जी गणपति देशपांडे एक प्राइवेट सेक्टर के बैंक के मैनेजर थे। वो अपने कार्यालय में दैनिक कार्यों का निष्पादन कर रहे थे। उनके मोबाइल की घंटी बजी, उन्होंने कॉल रिसीव किया। ये कॉल पुलिस स्टेशन से आया था। पुलिस के अधिकारी ने उसको निर्देश दिया कि आप रानी को लेकर कल 12 बजे दिन में थाने पर आ जाइएगा। केस के बारे में तहकीकात करनी है। गणपति देशपांडे का एक सरल स्वभाव के सीधे साधे इंसान है, कभी पुलिस कचहरी के चक्कर में पड़े ही नहीं थे, इसलिए पुलिस स्टेशन पर बुलाए जाने पर उनका असहज होना स्वाभाविक था। वो रानी को लेकर काफी चिंतित हो गए थे कि बेचारी रानी किस विपत्ति में फंस गई, ईश्वर उसकी मदद करे। पता नहीं कौन से ग्रह के प्रकोप के कारण उसको ऐसे विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। उनको यह भी चिंता सताने लगी थी कि कहीं पुलिस वाले उनको भी इस केस में फंसा ना दे। गणपति देशपांडे रानी के साथ दिन में 12 बजे पुलिस स्टेशन पहुंच गए थे। पुलिस वाले उनका इंतजार कर रहे थे। गणपति देशपांडे के साथ रानी के आते ही थोड़ी देर में पुलिस की जांच अधिकारियों ने रानी से बेंगलुरु सेंट्रल रेलवे स्टेशन से अपने मामा जी के घर पर पहुंचने तक की घटित घटना के सिलसिले वार जानकारी देने के लिए आग्रह किया। रानी ने पूरे घटनाक्रम को बताना शुरू किया। पुलिस वाले रानी को दोबारा बताया कि सारी तिथियों को बड़ी गंभीरता और बारीकी से सुन रहे थे। रानी ने पिछले रात अपने साथ घटित हुई पूरी घटना की जानकारी पुलिस वालों को विस्तार से बताया। रानी की बात समाप्त हो जाने पर पुलिस वालों ने रानी से प्रश्नों का पूछताछ शुरू कर दिया था। पुलिस बोलने लगता आपको कैसे पता चले कि वो एक आत्मा थी। तभी रानी बोलने लगती पहले जो मुझे विश्वास नहीं हुआ था कि वो एक आत्मा है, लेकिन उसकी 3-4 हरकतों ने मुझे विश्वास दिला दिया था कि वो कोई सामान्य महिला नहीं बल्कि एक महिला आत्मा है। पुलिस वाले बोलने लगते वो कौन सी हरकतें थी। रानी बोलने लगती जब वो घटना स्थल बबूल के जंगल के पास रोड पर पहुंची थी उस समय वीराने में एक तेज रोशनी दिखाई पड़ी थी। कुछ ही सेकंड में वो बड़ी फुर्ती से मेरे समीप पहुंच गई। एक सामान्य आदमी इतनी शीघ्रता से नहीं पहुंच सकता। उसने अपने से तगड़े उस ड्राइवर के दोनों हाथों को पकड़कर हवा में ऐसे झुला दिया जैसे वो एक रस्सी को घुमा रही हो। उसने जब ड्राइवर का गला काटा, खून की छींटे उसके कपड़े पर गिर गए थे, लेकिन उसके सफेद कपड़े पर खून के दाग नहीं लगे थे। जब मैं गाड़ी में उसके साथ मामा जी के घर आ रही थी, उजाले में मैंने देखा कि ड्राइविंग सीट पर कोई बैठा नहीं था और गाड़ी हवा में जैसे तेज रफ्तार से उड़ रही हो। 8 वर्ष से पूरी दरिंदगी की शिकार हुई लड़की का नाम सानिया बताकर मामा जी के घर से वो एक गाड़ी सहमत हो गई। इन बातों का अब वही शंका की गुजारिश नहीं थी कि वो एक आत्मा थी। पुलिस वाले बोलने लगते उसको देखने को पहचान लोगी तुम। रानी बोलने लगती जी हाँ सर। पुलिस ने थाने की दीवान से 8 वर्ष पूर्व बहुचर्चित सानिया के साथ हुई दरिंदगी के बाद हुई उसकी हत्या से संबंधित फाइल को मंगवाया। थोड़ी देर के बाद दीवान फाइल लेकर आ गए। पुलिस अधिकारी ने फाइल में लगी सानिया की फोटो निकाल कर रानी को दिखाते हुए पूछा कि क्या उस आत्मा का चेहरा इस फोटो से मिलता जुलता। फोटो देखकर रानी चौंकते हुए बोली है ईश्वर ऐसे कैसे हो सकता है सर, ये वही लड़की सानिया है। रानी की समूर्ति पटल पर उस दिन ने पूरी घटना सामने आ गई थी। वो बहुत परेशान दिखने लगी थी। पुलिस वाले ने उसे पानी पिलाकर सांत्वना देते हुए समझा, लेकिन पुलिस का इन्वेस्टिगेशन बहुत संकालू होता। वो जल्दी किसी पर भरोसा नहीं करते जब तक किसी घटना की जांच में दूध का दूध और पानी का पानी अलग नहीं हो जाता। वो जांच के दायरे में आ रहे प्रत्येक व्यक्ति के बात पर आसानी से विश्वास तब तक नहीं करते जब तक सबूत सहित प्रमाणित न हो जाए। उन्होंने ये सोचा था कि रानी को दिखाए गए फोटो को उस आत्मा का बताकर कहीं किसी तिथि को छुपाने का प्रयास तो नहीं कर रही है। पुलिस ने अधिकारियों ने गणपति देशपांडे से पूछा कि आपके गेट पर सीसीटीवी कैमरा लगा है। गणपति देशपांडे बोलने लगते जी हाँ मेरे गेट पर लगा है। पुलिस बोलने लगता हम उस कैमरे का फोटो देखना चाहते हैं, क्या दिखाओगे। गणपति देशपांडे बोलने लगते चलिए सर देख लीजिए। रानी ने पुलिस अधिकारी से आग्रह और सानिया के माता पिता का फाइल से नोट कर लिया। पुलिस के जांच अधिकारी गणपति देशपांडे और रानी के साथ उनके घर पहुंच के बाहर गेट पर लगे सीसीटीवी कैमरे में घटना के दिन का फोटोज को बड़ी बारीकी से देखे।
देखने लगे। मध्य रात्रि के बाद 1:39 का फोटोज देखकर चौंक गई। पुलिस अधिकारियों के भी रोंगटे खड़े हो गए थे। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। कई बार उसको देखकर उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। मन ही मन सोचने लगे कि क्या रानी सही कह रही है। उस फोटोज में रानी जैसे किसी गाड़ी से नीचे उतरकर आगे बढ़कर ड्राइविंग सीट पर बैठे किसी व्यक्ति से बात कर रही है। उसने अपने घायल हाथों से जोड़कर सलाम भी किया। फिर वहां से वो गेट तक आधी दिखाई दे रही। उसके घायल हाथों से खून निकल रहा था, परंतु सीसीटीवी फुटेज में ना तो गाड़ी दिखाई दी और ना गाड़ी चलाने वाले चेहरा। ये तभी संभव है जब किसी इंसान और वस्तु भौतिक मौजूदगी ना हो। भूत प्रेत आत्मा से जुड़ी अनेक किसी कहानियां उन लोगों ने भी सुनी है, लेकिन आज सीसीटीवी फुटेज देखकर उन लोगों को भी आश्चर्य था। लेकिन कानून इसके मान्यता नहीं देती। पुलिस अधिकारी गणपति देशपांडे के घर से ये कहकर चले गए, ठीक है हम लोग जा रहे हैं, लेकिन भविष्य में यदि आपको आवश्यकता होगी तब हम आपको बुलाएंगे। गणपति देशपांडे, रानी और उनके परिवार ने राहत की सांस ली। पुलिस ने कैब के ड्राइवर की हत्या अज्ञात व्यक्ति के द्वारा किए जाने प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज करें। आगे किसी तिथि का प्रकाश में आने पर जांच की कार्रवाई करने की नियत पर उस फाइल को स्थगित कर दिया। रायन पुलिस की फाइल से सानिया के माता पिता के घर का पता नोट कर लाई थी। उसका उद्देश्य था कि वो सानिया के माता पिता से मिलकर उनके दुख दर्द को बांटने और उनको सांत्वना दे सके। उसने अपने मामा जी से सानिया के माता पिता से मिलने की इच्छा जाहिर की। गणपति देशपांडे ने उसे आश्वासन दिया कि बेटा रविवार को अवकाश के दिन हम लोग चलेंगे। रविवार को रानी अपने मामा जी और माता पिता के साथ HL कैंपस में सानिया के माता पिता के निवास स्थान पर पहुंच गए थे। एक चालायमान भाषण की मूर्ति की भांति सानिया के माता पिता को देखकर रानी बहुत दुखी हुई। जब से उनके बच्चों के साथ अप्रिय घटना घटी, तसल्ली देने वाले लोगों का उनके घर आना जाना लग रहा था। एक अपरिचित परिवार अपने घर पर आया देखकर सानिया के माता पिता ने समझा कि झूठी तसल्ली देने वाले लोग आ गए। रानी ने उन लोगों को अपना और अपने मामा जी का परिचय देखकर उस रात को अपने साथ घटित होने वाली घटना की पूरी जानकारी दिया। रानी की बात को सुनकर सानिया के माता पिता आश्चर्यचकित रह गए थे। उनके आंखों में सूख चुके थे। आंसू एक बार फिर से गलों में भिगोने लगे थे। रानी ने सानिया के माँ के आंसू पोंछते हुए बोली कि आंटी सानिया दीदी ने फरिश्ता बनकर यदि आकर मुझे नहीं बचाती, आज रानी की आत्मा भी कहीं भटक रही होती। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं सानिया दीदी की छोटे बहन की तरह हमेशा आप लोगों के संपर्क में रहूंगा। आप लोगों अपने को अकेला मत समझिए। रानी के साथ घटी घटना की जानकारी होने पर एवं उसके द्वारा आत्मीयता भरे शब्दों को सुनकर सानिया के माता पिता को अपार संतोष हुआ। सानिया की माँ ने रोंदे हुए गले से रानी को बताया कि बेटी सानिया जमाने के लिए मर चुकी है, लेकिन मेरी बेटी अभी भी जिंदा। चलो उसका कमरा दिखा दे। वो रोज यहाँ आती है, अपने बिस्तर पर सोती है, वो मुझसे बात करती है। वो मुझसे कहती कि माँ उन कातिल दरिंदों को छोड़ूंगे नहीं। 8 वर्ष बीत गए लेकिन उन कातिल दरिंदों को सजा नहीं हुई है। कहते हैं कि देर से मिलने वाला ना मिलने के बराबर है। हमारी जिंदगी हम लोगों के लिए अभिभाष के समान है। हम लोग तो बस अपने बच्चों के कातिलों को फांसी पर लटका जाने के इंतजार में जीवित है। बच्चों के बिना हमारा घर शमशान घाट के सामान लगता है, इसीलिए घर में बच्चों की किलकारियां गूंजी है। इसी घर बच्चों के ठाका गूंजते थे। अनंत और सानिया से सौहार्द पूर्ण झगड़ते होते थे। सानिया जब नाराज हो जाती थी, अनंत उससे माफी मांगता था। माफी मांग लेने पर दोनों भाई बहन गले लगाकर गिले शिकवे दूर कर लेते। भाई बहन के प्रेम पर पता नहीं किसकी नजर लग गई। उस काली मनहूस रात को एयरपोर्ट से सानिया आने वाली थी। सानिया ये कहकर भाई को एयरपोर्ट पर उसको लेने के लिए आने से मना कर रही थी। भैया आप क्यों परेशान हो रहे हो, आपके बहन जूडो कराटे की चैंपियन है। अनंत नहीं माना। क्यों नहीं माना, उसकी जान तो बच जाती। इतना कहकर सानिया की माँ जोर जोर से विलाप करने लगी। रानी ने उसको एक बेटी की तरह प्यार देते हुए समझाकर शांति कराया। सानिया के कमरे का दृश्य देखकर रानी चौंक गई थी। बिस्तर ऐसा लग रहा था कि जैसे उस बिस्तर पर रोज कोई सोता हो। हैंगर पर टंगे सफेद रंग के जूडो कराटे के ड्रेस को देखकर वो दंग रह गई। ये वही ड्रेस था जिसको वो आत्मा पहनी हुई थी। रानी को अब पूर्ण विश्वास हो गया था कि वो आत्मा सानिया की ही है। 2-3 घंटे वहाँ गुजर गए थे। रानी ने वहाँ से वापस होने के लिए सानिया के माता पिता से अनुमति मांगी। रानी के प्रेम से ओतप्रोत व्यवहार से सानिया के माता पिता बहुत प्रभावित हुए। उन्हें ऐसा लगा जैसे उसकी बेटी मिल गई हो। सानिया की माँ ने रानी से कहा कि बेटी कुछ दिन हमारे साथ रह सकती हो। रानी बोलती है माँ जी मैं मुंबई में सर्विस करती हूँ, मैं अपने कार्यालय में जाकर बेंगलुरु ऑफिस में ट्रांसफर करने की कोशिश करती हूँ। जब मैं ट्रांसफर
कराकर यहाँ आ जाऊंगी तब आप ही लोगों के साथ आपकी बेटी बनकर रहूंगी। रानी अपने मामा जी के साथ सानिया के माता पिता के घर वापस लौट आई। 1 महीने बाद रानी का ट्रांसफर बेंगलुरु हो गया था। वादे के मुताबिक वो सानिया के निवास स्थान पर पहुंच गई थी। उसने सानिया के माता पिता को एक बेटी की तरह बहुत समझा और सानिया के माता पिता के साथ रहकर उस घायल हृदय धनपति का सहारा बनकर उनके साथ एक बेटी की तरह रहने लगी थी। ये कहानी पुराणातीय कल्पना पर आधारित है, सच्चाई से इसका कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, क्या रानी उसके घर में रहेगी और उस आत्मा के बारे में कुछ चीज हासिल कर पाएगी? कुछ की आगे क्या होगा जानने के लिए अपने प्यारे हाथों से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब फॉलो करके कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखें।